लड़की ससुराल जाती है तो इसी कलश के हल्का सा पेड़ लगा करके वो चावलों को नीचे गिराती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो चावलों को नीचे गिराते हुए आपको याद रखें, आप याद रखें। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप याद रख लोगे। वैसे इसमें चावल है नहीं, और आपसे तो निवेदन करता हूँ कि ऐसी गाड़ियां ना खरीदे जिसमें सीधा पीछे वाला आगे जाकर के गिर जाए और भम 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 करते हुए जाए। तो नमस्कार साथियों, मैं मनीष महाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में कौन कौन से उद्योगों के बारे में पढ़ना है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से उद्योग आज हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्यूमिनियम प्रगलन या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जिसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और वेरी 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 इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से एल्यूमिनियम के लिए कच्चा माल क्या है और एल्यूमिनियम किस प्रकार से बनाया जाता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आएंगे रसायन उद्योगों पे, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं। फिर उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री, मोटर गाड़ी उद्योग, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। इसके बाद का जितना भी पोर्शन हमारे चैप्टर का बाकी रहा है वो लेक्चर नंबर 4 में लेंगे, और लेक्चर 4 के साथ हमारा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। और फिर कोर्स में एक चैप्टर और बाकी, फिर बल्ले 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 हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन से। एल्यूमिनियम प्रगलन या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। देखो क्या बोला है, एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा, तो दूसरा पहला हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं। धातु शोधन का मतलब क्या है कि हमने धातुओं को शोधन कर करके, उनको रिफाइन कर करके कुछ बना करके लेके आए। जैसे कि हमने लौह अयस्क से लौह और इस्पात बनाया। लौह अयस्क से हमने देखा था ना, लौह अयस्क से कोकिंग कोल का इस्तेमाल कर करके हम किस प्रकार से इस्पात बना रहे हैं। इस्पात का जो पूरा प्रोसेस था वो हमने लास्ट वीडियो में जाना है। तो धातु शोधन कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को रिफाइन कर करके क्या बना रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं, दैट इज द एल्यूमिनियम। तो दूसरा, भारत में दूसरा सर्वाधिक धातु शोधन का कौन सा है, एल्यूमिनियम प्रगलन वाला है। यह हल्का है, जंग अवरोधी है, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब आप लोहा देखोगे, आप इस्पात स्टील देखोगे, वो क्या भारी बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, और हमें जीवन में क्या है ना, कोई भी चीज ज्यादा भारी नहीं चाहिए। अगर आज मैं भी आपको भारी भारी भयंकर टर्म्स पढ़ाने लग जाऊं, देखो वो ऐसा, वो शब्द ऐसा, वो शब्द ऐसा, तो आप लोग भी बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल हल्की चीज चाहिए जीवन में, हमेशा हल्की चीज चाहिए ना, हमें भारी चीज चाहिए ही नहीं जीवन में। तो जो क्या है, स्टील हो गया, लोहा हो गया, बहुत भारी है। तो हमने पढ़ा भी था कि लोह तथा इस्पात भारी उद्योग है। लोह तथा इस्पात क्या है, भारी उद्योग है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में भी और भी उसमें भी क्या काफी दिक्कतें आती हैं। जंग अवरोधी, लोहा क्या होता है, जंग अवरोधी होता है, सॉरी जंग लगती है लोहे पे, पर एल्यूमिनियम पे कभी भी जंग नहीं लगेगी, ये जंग अवरोधी होगा, ये खराब नहीं होता है, ठीक है ना, इस पे रस्ट नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है, तो ये खराब नहीं होता है। ऊष्मा का सुचालक इंग्लिश में से कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से क्या है, हीट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा कि एल्यूमिनियम के वायर इस्तेमाल करे जाते हैं। किसके वायर इस्तेमाल करे जाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर इस्तेमाल करे जाते हैं। और जैसे जो हमारे बाहर वोल्टेज की लाइनें जाती है उनमें अब तो फिर भी पैकिंग करने लग गए हैं, नहीं पहले पैकिंग नहीं होती थी, वो एल्यूमिनियम वायर हम देख सकते हैं, और एल्यूमिनियम वायरों का इस्तेमाल भी करा जाता है, अभी भी करा जाता है। लचीला होता है, हम शेप ऐसे कैसे भी बदल सकते हैं, और धातुओं का मिश्रण करके हम इसे और भी कठोर बना सकते हैं। अगर हम और कोई धातु को इसमें मिश्रण कर दे, इसमें मिला दे, तो ये और भी कठोर बन सकता है, मजबूत बन सकता है। पर हमें ज्यादा मजबूत बनाना नहीं है, ज्यादा मजबूत होगा तो ज्यादा भारी होगा, और ज्यादा भारी होगा तो हमें चाहिए ही नहीं। और ये वाले बर्तन तो भैया शादियों में आपने देखे होंगे कि बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे बर्तन होते हैं, पर वो थोड़े अच्छी क्वालिटी वाले लाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के बर्तन हैं, घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल गाँव की साइड जब आप जाओगे ना, तो इनका इस्तेमाल होता है गर्म पानी करने के लिए, काफी चीजों के लिए इन चीजों का एल्यूमिनियम वाले का इस्तेमाल होता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्या क्या यूज है एल्यूमिनियम के, क्या क्या यूज है, देखो अभी आप शब्दों को ध्यान में रखिएगा। एक शब्द आएगा एल्यूमिनियम, एक है एल्यूमिनियम। हम बात एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, एल्यूमिना की नहीं। एल्यूमिनिया एक तरीके से क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगी एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम लिखना, अगर आपके पास सवाल आ जाए 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कि भाई एल्यूमिनियम किन किन चीजों के प्रयोग आता है, क्या क्या उसके यूज हो सकते हैं, तो आप लिखेगा हवाई जहाज बनाने में। देखो अब हवाई जहाज में हल्की सी चीज सर, क्योंकि ज्यादा भारी होगी तो वो खुद नीचे नहीं आ जाएगी। क्या ज्यादा भारी होगी तो वो खुद नीचे नहीं आ जाएगी, हम हल्की चीज
बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं। तो हल्की चीज होनी चाहिए। बर्तन बनाने में जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बर्तन, और घर में भी जो है ना यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। पर वैसे कहा जाता है कि इनमें जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना उनमें खाना खाना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो पहले के लोग थे वो कोई बढ़िया क्वालिटी वाले में, कुछ तो सोना चांदी के में भी खाते थे, ठीक है ना, फिर कुछ तांबा पीतल में भी खाने लग गए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। और फिर कुछ समय पहले, तो बहुत समय पहले मतलब कि वो पत्तों में भी खाते थे, वो भी ज़्यादा था। पर फिर अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाना बंद कर दे एल्यूमिनियम में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम के बर्तन आ रहे हम खाते भी हैं। और दूसरा एक्चुअली क्या, एल्यूमिनियम सस्ता भी मिल जाता है। तो जो हमारे समाज में बहुत पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए भी एक आपको ये मैसेज आता है कि हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तार बनाने में जैसे मैंने आपको भी बताया कि वायर में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देखो अब क्या है, इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशा ये सब बहुत भारी चीजें हैं। मैंने अभी आपको बोला लोह तथा इस्पात उद्योग बहुत भारी है। तो देखो ये तो है इस्पात, स्टील जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस्पात। ये है तांबा, और तांबा किस काम आ रहा है, ये कलश किस काम आ रहा है। देखो वैसे तो ये सूर्यदेव को जल अर्पण करने के भी काम आता है। और जब शादी के बाद पहली बार लड़की ससुराल जाती है तो इसी कलश के हल्का सा पेड़ लगा करके वो चावलों को नीचे गिराती है, ठीक है ना ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चावलों को नीचे गिराती है, आपको याद रखें, आप याद रखें। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप याद रख लोगे। वैसे इसमें चावल है नहीं, और वो समझाना पड़ता है कि देखो हल्के से ही पैर मारना, ज्यादा जोर से भी नहीं, ऐसा कि वह चावल हमारे ऊपर ही आकर के गिर जाए। तो उसके भी काम में आता है ये जस्ता और ये शीशा, ठीक है, जिंक और लीड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। देखिए कहां कहां मिलेंगे आपको संयंत्र का मतलब है प्लांट, मतलब जहां जहां इनके उद्योग है वो आपको देखने को मिलेंगे। कहां कहां पर बोला है इन्होंने, सबसे पहले बोला है उड़ीसा, तो ये रहा भैया उड़ीसा। उड़ीसा के बाद इन्होंने क्या बोला है, पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। फिर आ जाते हैं केरल, फिर बोलते हैं यूपी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, छत्तीसगढ़, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र, ये रहा हमारा महाराष्ट्र। और फिर बोला है तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो देखो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, इन 6-7 राज्यों में क्या है आपको ये प्लांट देखने को मिलेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के। अब देखिए ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला चार्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट है, मैं कोशिश करता हूं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की। अगर यहां पर भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, तो चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है, बेफिक्र होकर के आप इसे पढ़ते रहिए। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, कि किस प्रकार से विनिर्माण होता है एल्यूमिनियम। सबसे पहले देखो कच्चा माल। अब आप पूछोगे सर कच्चा माल क्या है, ठीक है, वहां पे कच्चा माल क्या था, लोह अयस्क था, उसको कच्चे माल में लिया। अब यहां पे कच्चा माल क्या है, बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट है, वो क्या रहेगा हमारे लिए कच्चा माल रहेगा। तो बॉक्साइट को हम लोग पहले खनन करते हैं, निकलवाते हैं, फिर उसे परिवहन के द्वारा, चाहे वो रेल, समुद्री, किसी भी वाहन के द्वारा हम क्या है कारखानों तक पहुंचाते हैं। मुझे पता है कि शायद ये आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, आपकी एनसीईआरटी में है, आप उसे खोल करके बैठ जाइएगा, और नहीं है एनसीईआरटी तो आप सुनते जाइए, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रेल या समुद्री जहाज या वाहन से पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब एल्यूमिनिया बनता है। देखो मैंने भी बोला था ना एक शब्द आएगा एल्यूमिनिया। अब जब आप इसे क्या कारखानों में पहुंचा दोगे ना, फिर ये एल्यूमिनिया बनाया जाएगा। एल्यूमिनिया कैसे बनता है, बॉक्साइट को क्या करा जाता है, पहले बॉक्साइट को छोटे छोटे पीसेस में करा जाता है, फिर उससे एल्यूमिनिया बनाया जाता है। ये एल्यूमिनिया शोधशाला जो रिफाइनरी होती है वहां पर भेजा जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, फिर शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक का इस्तेमाल करना, और कोयला खान से पिच। ये सब कुछ होने के बाद देखो एल्यूमिनियम प्रगलक बनेगा। और यहां पर अब देखो लास्ट में हमने यूज करा था लोह तथा इस्पात उद्योग में कोकिंग कोल को ईंधन के रूप में फ्यूल की तरह यूज करा था। पर यहां पर हम विद्युत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क प्रति टन पे चाहिए होगी आपको। प्रति टन पे क्या है 18,600 वॉट आपको चाहिए होगी। अब आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, तो अपन इसे आसान कर देते हैं, और आसान करने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है भैया, ये है बॉक्साइट, ठीक है। अब बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट हम लोग लेकर के आ गए। बॉक्साइट को कहां पहुंचा दिया, ये बॉक्साइट आ गया। बॉक्साइट को इससे पहले हम सबसे पहले हमने कहां पहुंचाया, कारखानों में पहुंचा दिया।
सबसे पहले बॉक्साइट को हमने क्या करा, कारखानों में पहुंचा दिया। अब कारखानों में पहुंचा दिया ना, तो इस बॉक्साइट को बिल्कुल तोड़ा जाएगा, इसको और इसका रिफाइन करा जाएगा, और रिफाइन करने के बाद ये क्या बनती है, ये एल्यूमिना बन जाती है। क्या बनाते हैं इसे, एल्यूमिना। एल्यूमिना की मुझे इमेज नहीं मिल पाई, इसलिए मैं एल्यूमिना की इमेज नहीं लगाई। और एल्यूमिना के बाद क्या है, फाइनली ये क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम बन जाता है। ये एल्यूमिनियम फॉइल है, जो कि हम लोग हमारे टिफिन इसमें भी यूज़ करते हैं, खाना लपेट करके ले जाते हैं। हम पहले के बच्चे रहे हैं, पहले के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो हम लोग तो हमारे जो कॉपी के पेज होते थे जो ख़राब हो जाते थे उनको भी लपेट करके ले जाते थे, पर अब मॉडर्न ज़माना आ चुका है, अब एल्यूमिनियम फॉइल में ले जाते हैं लोग, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। अब देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बॉक्साइट हम लोग निकालते हैं, उसका रिफाइन होता है। रिफाइन मान लो अगर 10 टन बॉक्साइट हम लोगों ने निकाला ना, तो उस पर ये मान लो हमें 4-5 टन ही एल्यूमिनियम मिलेगा, और फिर उसमें से 2-3 टन ही हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो बहुत मतलब मैं ये कहता हूँ ना, जो चीज़ हमारे पास आ रही है ना, वो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आती है, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आती है। जो संसाधन हमारे पास पहुंच रहे हैं ना, वो बहुत लंबा एक फेज देख कर आते हैं। उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है, जिस प्रकार से जैसा कि मैं आपको बताता ही जा रहा हूं। स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। अगर एल्यूमिनियम प्रगलन की हम संयंत्र या प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता है 2 चीजें। नियमित ऊर्जा की पूर्ति, नियमित ऊर्जा मतलब रेगुलर ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। ये नियमित ऊर्जा क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, विद्युत से भी हो सकता है काम। 18,600 किलोवाट प्रति टन पर हमें क्या है चाहिए, और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता, उपलब्धता, क्योंकि कच्चा माल है ना, कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए। और कच्चा माल क्या है, क्या है कच्चा माल, कच्चा माल है मान लिए बॉक्साइट, बॉक्साइट है मान लिए कच्चा माल। तो ये कच्चा माल मिल जाए और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, तो ये जो उद्योग है बहुत बढ़िया फलेगा फूलेगा, बहुत बढ़िया तरक्की कर सकता है। अब आते हैं रसायन उद्योग पे, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री। वैसे कभी कभार मैं जीवन में ऐसा सोचता हूं, ठीक है, फ्री बैठा रहता हूं जब, कि अब ये केमिकल वाले शब्द हटा ही देने चाहिए किताबों से। क्यों हटा देने चाहिए, क्योंकि अब हमारे जीवन में हर जगह हम केमिकल देख तो रहे हैं, खाने में केमिकल, हर चीज में केमिकल, कहाँ नहीं बचा केमिकल। तो जब महसूस कर लिया, जब ले लिया, खा लिया, पी लिया, तो फिर पढ़ने की बात कहाँ लगी, ठीक है ना। तो शायद ज्यादा इस पे बताने का जरूरत नहीं, हम सुनते आ रहे हैं कि इस चीज में भी केमिकल है, इस चीज में भी केमिकल है। हम लोग ने हरित क्रांति की जब बात करी, तब भी बात करी थी कि रसायन वाले उर्वरकों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें जो नेचुरल उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि गाय का गोबर है, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। परंतु फिर भी समय के साथ जिस प्रकार से जरूरतें हमारी बढ़ रही हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उस प्रकार से हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आइए रसायन उद्योग के बारे में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% इसकी भागीदारी है, और बहुत बड़े स्तर पर रसायन उद्योग भारत में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण वाला ये एक रसायन उद्योग है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। एशिया में तीसरा है और दुनिया में 12वें स्थान है इसका। इसमें लघु तथा वृत्त दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। देखो अब रसायन उद्योग में है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला, विविधतापूर्ण आपको देखने को मिलेगा। तो जो रसायन उद्योग है, इस रसायन उद्योग को हम पहले 2 भागों को देखते हैं। एक तो देखो आपको यहाँ पे लघु उद्योग भी इसके देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और वृत्त स्तर का मतलब मास, बड़े लेवल का जो लार्ज स्केल के उद्योग है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको क्या है, फिर भाग कर लेते हैं, कार्बनिक भी देखने को मिलेंगे और अकार्बनिक भी देखने को मिलेंगे। कार्बनिक अकार्बनिक भी देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल और लार्ज, और इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इन सब में ही क्या है, एक गजब की वृद्धि हुई है और गजब की बढ़ोतरी रसायन उद्योग कर रहा है, तभी तो 3% जीडीपी में भागीदारी दे रहा है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है। देखो वैसे तो ये जो वाले टॉपिक है ना, वो साइंस के टॉपिक है। साइंस में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है, और साइंस से आपको पता है मैं कितनी नफरत करता हूँ, ठीक है ना। साइंस तो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक अच्छी नहीं लगती, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर फिर भी मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है कार्बनिक अकार्बनिक का वो मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास ही है
ये आपने साइंस में पढ़ा होगा और राहुल सर ने आपको बेहतरीन तरीके से ये चीजें बताई होंगी, ठीक है। पर फिर भी जो बेसिक बात है जो मुझे बतानी है मैं बता देता हूं। कार्बनिक अकार्बनिक, देखो नाम पढ़ो, कार्बनिक, कार्बनिक क्या बोल रहा है, कार्बन। अच्छा, तो मतलब इसमें कार्बन है, जिसमें क्या हो, कार्बन उपलब्ध हो। कार्बन उपलब्ध होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक कहलाएगा या ऑर्गेनिक कहलाता है। ओके, अकार्बनिक क्या है, जिसमें कार्बन उपलब्ध ना हो। अकार्बनिक वो होगा जिसमें कार्बन उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। अब सर ऐसा उदाहरण तो बताओ, हमें क्या पता चलेगा। देखो कार्बनिक क्या है, कार्बनिक में जिसमें भाई कार्बन उपलब्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, कार्बन है। प्रोटीन में भी कार्बन है, इन चीजों में कार्बन ही तो है, कार्बन है ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आज ह्यूमन है, ह्यूमन में भी कार्बन है, ह्यूमन में भी कार्बन है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कार्बनिक की बात चली रही है, तो क्या है कि हम में दो प्रकार के कार्बन होते हैं, एक C12 एक C14 प्रकार के कार्बन होते हैं। और मतलब आप कभी कभी ये सोचते हो ना कि यार उस जगह से वो चीज मिली, उसका ऐसा स्केलेटन जो उसकी वो है वो मिल गया था, स्केलेटन उसका जो हड्डी का ढांचा है, कैसे पता लगाया, वो 5000 साल पहले थी। तो वो इन कार्बनों से ही पता लगाया जाता है, वो इन कार्बनों से ही पता लगाया जाता है कि वो इंसान इतने साल पहले का है, उसकी जो दफन करी हुई जो बॉडी है वो कितने साल पुरानी है, जो उसका स्केलेटन जो हड्डी का ढांचा मिला है वो कितने साल पुराना है, एक जगह से किसी की मुंडी मिली है वो कितने साल पुरानी है। तो ये जो सब कुछ है ना, ये कार्बन से हम पता लगा सकते हैं। तो कार्बन उपलब्ध हो तो जिनमें, जैसे कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, जिसमें आपको प्रोटीन बताया, ये सब कुछ क्या है, कार्बन है। अब आते हैं कार्बन उपलब्ध ना हो, तो अब कार्बन उपलब्ध किस में नहीं होगा। कार्बन उपलब्ध पानी में है, नहीं है सर, तो पानी अकार्बनिक कहलाता है, पानी इनऑर्गेनिक कहलाता है। सॉल्ट नमक में नहीं है, तो वो अकार्बनिक कहलाएगा। पर देखो यहां पे कुछ चीजें में अपवाद होता है। अपवाद का मतलब है एक्सेप्शन, अपवाद का मतलब है एक्सेप्शन। मतलब जैसे मान लो कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई 20 लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत बहुत बेकार लोग हैं, गुंडे मवाली सब कुछ है, या हमने मान लिया कि भाई उस जगह जो बैठता है ना वो 20 लोग वो बेकार ही है, ठीक है। पर उन 20 में से कोई एक बहुत अच्छा भी है, वो एक अपवाद है। मतलब जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, वो उससे हटकर के चलता हो, वो अपवाद है। तो अपवाद यहां पर क्या है, जैसे कि क्या है, डायमंड है ना। अब डायमंड में क्या होता है, कार्बन होता है, पर वो अकार्बनिक में गिना जाएगा। डायमंड क्या है, कार्बन होता है उसमें, पर वो किस में गिना जाएगा, अकार्बनिक में गिना जाएगा। ऐसे और भी अपवाद है, पर मैंने आपको एक ही बताया। अब जानते हैं कार्बनिक के बारे में और बात। कार्बनिक दूसरी बात क्या होगी, कार्बनिक हमेशा कैसा होगा, कलरलेस होगा, उसमें कलर नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे कलरफुल होगा, कलरफुल होगा। ये जो मुख्यतः है ये कैसा होता है, ये तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तरल पदार्थ में, गैसीय पदार्थ में, किसी में। ये मोस्टली मुख्यतः बोल रहा हूं, वैसे मिल सकता है ऐसी बात नहीं है, मुख्यतः किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड में या ठोस पदार्थ जिसे हम लोग कहते हैं उसमें। ठोस पदार्थ लिख लीजिएगा, तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ, चाहे मैं यहां पर भी लिख देता हूं हिंदी में, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ, ठीक है। तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ, और ये किस में मिलने को मिलेगा, ठोस पदार्थ में। ये मुख्यतः कार्बनिक और अकार्बनिक के है। अब जो रसायन उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा सा अलग है, वो और देख लेते हैं। अकार्बनिक रसायनों में क्या क्या है, सल्फ्रिक अम्ल या सल्फ्रिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं, इससे क्या है, उर्वरक बनते हैं, मतलब फर्टिलाइजर से। कृत्रिम वस्त्र, आर्टिफिशियल जो वस्त्र है वो बनते हैं। प्लास्टिक बनेगी, गोंद बनेगी, गोंद चिपकाने वाली, ठीक है ना, वो बनती है। रंग रोगन वाले सामान, डाई वाला सामान, ये सब कुछ इससे बनते हैं। फिर आते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस। अब इनसे क्या बनता है, कांच बनता है, साबुन बनता है, शोधक या अपमार्जक। ये शोधक या अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट, ठीक है ना, कपड़े धोने के काम आता है ना, वो कागज, ये सब इसमें प्रयुक्त होने वाले हैं। और कास्टिक सोडा शामिल है। अब देखो आप इतने नाम याद नहीं भी कर पाओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको यही बात बोली, 2-3 कर लो और आधी लगा दिया करो, काफी है। और वैसे जैसे इसमें आप सल्फ्रिक अम्ल से 2-3 याद कर लो, फिर नाइट्रिक अम्ल से 2-3 याद कर लो, काफी है, ठीक है। तो अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा।
फिर आते हैं कार्बनिक रसायनों पर। पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो कार्बनिक रसायनों में सबसे पहले तो एक वर्ड आया है, उसको ध्यान में रखो, पेट्रो रसायन, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल। क्या होता है देखो, अब हम लोगों को क्या है, पेट्रोल जब हम लोगों को मिलता है, निकालते हैं, तो पेट्रोल पूरी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, सिर्फ ये अकेला पेट्रोल नहीं मिलता, हमें बहुत सी चीजें मिलती है, केरोसिन, डीजल, ठीक है, नेचुरल गैस, बहुत कुछ मिलता है। ये तो क्या है, ये हम डायरेक्टली यूज करने वाली चीजें, केरोसिन मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, नेचुरल गैस सीएनजी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। पर इसके अलावा और कुछ भी अलग चीजें भी मिलती है जिसका हम अलग रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ क्या है, ये पेट्रोकेमिकल है। तो पेट्रोकेमिकल वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, वहां पर कृत्रिम वस्त्र के लिए, रबर के लिए, प्लास्टिक के लिए, दवाइयों के लिए, औषध रसायनों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित होते हैं। तो जो रसायन वाले उद्योग है, कौन से, तेल शोधनशाला, जहां पे तेलों का, ऑयल का रिफाइनरी होती होगी, ऑयल रिफाइनरी होती होगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, रिफाइनरी के पास में होंगे, या पेट्रो रसायन संयंत्रों के पास में होंगे, पेट्रोकेमिकल वाले जो प्लांट है वहां पर होंगे। रसायन उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता, काफी चीज इसको भी चाहिए। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। आधारभूत रसायन जो बेसिक केमिकल्स है, वो एक प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर बाकी दूसरे रसायन केमिकल्स उपलब्ध करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। तो औद्योगिक प्रयोगों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, कृषि के लिए और उपभोक्ता बाजारों के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं उर्वरक उद्योग, या जिससे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या उर्वरक उद्योग, ये नया शब्द नहीं है, आप लोगों ने 9वीं कक्षा से, 9वीं भी नहीं मैं कहता हूं, पहले से पढ़ रखा होगा कि उर्वरक होते हैं, वह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। देखो उर्वरक, उर्वरक मतलब उपजाऊ बनाने वाली चीज है। किसको उपजाऊ बनाएंगी, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगी। और उपजाऊ का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा उपज हो। और उपज क्या होती है कि भाई हमने कितना उगाया है, कितना ग्रो करा है। तो उर्वरक क्या है, जमीन को उपजाऊ बनाने हैं, और उपजाऊ का मतलब क्या है, ज्यादा उपज देना, और ज्यादा उपज का मतलब क्या है, मनी 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 मनी, ज्यादा ही पैसा। उर्वरक उद्योग में देखो, नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया होता है, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट, और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। ये आपको याद रखना है कि 3 मुख्य पोषक उर्वरक है जिनमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, वो है। ये मैंने यहाँ पर एक फील्ड दिखाई है, जैसे बताया जैसे कि उर्वरक में दिए हुए। तो कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, पोटाश, ये रहा पोटाश, ठीक है, पोटाश। तो पोटाश क्या हम पूर्णतः आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्य के रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। मतलब हम मंगवा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है, चाहे वो वाणिज्य के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, हमारे पास है ही नहीं, किसी भी प्रकार का पोटाश हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम लोग मंगवाते हैं। और बाकी नाइट्रोजन, फॉस्फेट में तो इतनी दिक्कत नहीं है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। देखिए कौन कौन से बोले हैं, गुजरात, ये रहा हमारा गुजरात। उसके बाद बोला है तमिलनाडु, तो ये रहा तमिलनाडु। उसके बाद बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो ये रहा उत्तर प्रदेश। फिर पंजाब, ये रहा पंजाब। फिर बोलते हैं केरल। ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 राज्य हैं, यही टोटल कुल उर्वरकों का 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन कौन से, 50% तो वो कर रहे हैं, बाकी फिर सारे मिला जुला करके 50% कर रहे हैं। इनमें और कौन से इंपोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद कौन सा बता रहा है, राजस्थान। अच्छा, पधारो हमारे देश राजस्थान। फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सभी, और एक कर्नाटक रह गया, सॉरी कर्नाटक भैया, तो ये रह गया। ये बाकी देखो अब कितने राज्य हो गए ना, कितने राज्यों में क्या है, उर्वरक का उत्पादन हो रहा है। फिर आते हैं सीमेंट उद्योग पे। किस पे, सीमेंट उद्योग, या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट
इंडस्ट्री। अब देखो सीमेंट उद्योग या सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट का आप सबको पता है किस इस्तेमाल आती है, सीमेंट निर्माण करने के, ठीक है, घरों को बनाने में, घर बनाने, यहाँ दुकान बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उसके बनाने में हमें क्या है, सीमेंट का जरूरत पड़ती है निर्माण कार्यों में। तो निर्माण कार्यों में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। देखो इस उद्योग में भारी व स्थूल, तो भारी जो माल है, कच्चा माल है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके में जरूरत पड़ती है। सिलिका, तो सिलिका ये है भैया, ये सिलिका है, ये एक सीमेंट उद्योग की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, सिलिका है। जिप्सम आपने काफी बच्चों के घर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है घरों पे, वो है, तो उसमें भी जिप्सम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें भी जिप्सम का इस्तेमाल होता है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। रेल परिवहन, क्योंकि रेल परिवहन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, और कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी इसमें बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो कि ऊर्जा की, एनर्जी की हमें कितनी जरूरत होती है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता हो जाती है। तो हमने इसके ज्यादा जो उद्योग है वो कहां पे लगाए हैं, गुजरात में लगाए। क्यों लगाया, कि जो खाड़ी के देश हैं, ठीक है, जो खाड़ी वाले देश, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो भाई कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी, तो ये तो है ही, और इस खाड़ी के आसपास वाले जो देश हैं, उन देशों में भी क्या है, बड़ा मार्केट मिल जाता है भारत को, तो वो वहां सप्लाई कर देता है। पहला सीमेंट उद्योग कब लगाया गया, सन 1904 में। कहां लगाया गया, चेन्नई में लगाया गया। यह आपको याद रखना ही होगा। अगर अब सदैव एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं तो चांसेस है कि वो पूछ ले कि पहला सीमेंट उद्योग कहां लगाया गया और कब लगाया गया, तो 1904 चेन्नई में लगाया गया। अब सवाल यह आता है, पहले घर कैसे बनते थे? गुड क्वेश्चन सर, कैसे बनते थे पहले घर? तो पहले हम लोगों ने देखा पत्थर से भी बनते थे। हमारे इंडिया में तो हम गोबर से का भी इस्तेमाल कर करके लोग दीवारें बना लेते थे, आंगन बना लेते थे। तो भारतों की तो बात अलग ही, और उससे पहले तो हम लोग तो प्राचीन समय में तो हम कुटिया में हम लोग रहा करते थे, पर राजाओं महाराजाओं के महलों में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पर सीमेंट ऐसा मतलब नहीं कि उद्योग पहली बार लगा, तो उससे पहले कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएं चली है। मुद्रा भी तो हमारे बहुत लेट आई है ना, मनी जो है मुद्रा भी तो लेट आई, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली से पहले और कोई व्यवस्था चल रही है। तो रुकता थोड़ी है कभी कोई काम, किसी वस्तु के कारण, कोई काम किसी इंसान के कारण, कोई काम किसी व्यवस्थाओं के कारण नहीं रुकता है, वो चलता जाता है। प्रकृति है ना, प्रकृति कभी नहीं रुकती, वो कंटिन्यूसली चलती जाती है, चलती जाती है, और अपना जो समय है वो देती जाती है हमें कि हाँ ऐसा ही होगा। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। देखो गुणवत्ता के सुधार, अब हमने हमारी क्वालिटी में क्या कर लिया है, इंप्रूवमेंट कर लिया है कि भैया अब इंडिया की जो सीमेंट है वो बढ़िया सीमेंट है, ठीक है, सस्ता सीमेंट, ठीक है, सस्ता सीमेंट, अच्छा सीमेंट है। तो गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार होने के कारण क्या है, अब हमारी घरेलू मांग तो पूरी कर ही लेते हैं, उसके अलावा हम कहां भेज रहे हैं, पूर्वी एशिया में भेज रहे हैं, ठीक है ना। एशिया, हमारा भारत एशिया, और पूर्वी इधर वाला जो इलाका है ना, इस पूर्वी एशिया में भेज रहे हैं, जो पूर्वी एशिया वाला वहां भेज रहे हैं, मध्य पूर्व में भेज रहे हैं, अफ्रीका में भेज रहे हैं, और दक्षिण एशिया में भी हम लोग भेज रहे हैं। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, सीमेंट उद्योग में उत्पादन तो बढ़ रहा है, पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था इस्पात में उत्पादन हमारा बढ़ रहा है पर खपत कम है। यहां पर उत्पादन भी बढ़ रहा है, देखो उत्पादन भी बढ़ रहा है, और प्लस देखो उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हम हमारी घरेलू जो मांग है ना उनको भी पूरा कर रहे हैं, वो भी बढ़िया है, और उसके साथ साथ हम निर्यात भी कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि निर्यात करने का मतलब ये है कि मनी जो है, पैसा है, वो हमारे पास आएगा, वो हमारे पास आएगा। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस उद्योग को क्या बनाए रखने के लिए कि घरेलू मांग में, मांग और पूर्ति में वृद्धि करनी। देखो घरेलू मांग भी होनी चाहिए और पूर्ति भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। घरेलू मांग जैसे कि हमने पढ़ करके आए इतिहास में कि अगर मांग खत्म हो जाएगी तो फिर महामंदी का दौर हो जाएगा, तो मांग भी होनी चाहिए, मांग तो होनी चाहिए, साथ साथ क्या हो, पूर्ति भी होनी चाहिए। मतलब डिमांड तो हो पर सप्लाई भी हो। अगर सप्लाई हो रही है और डिमांड नहीं हो रही है तो मंदी आ जाएगी, और डिमांड हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है तो महंगाई आ जाएगी। और अगर मान लो डिमांड गिरी गई तो फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब धीरे धीरे वो चीजें बंद ही हो जाएगी और वो पूरा शटडाउन ही, खत्म ही हो जाएगा। अब आते हैं मोटर गाड़ी उद्योग पे, या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। क्या कहेंगे,
ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। देखो भाई, अब मोटर गाड़ी तो जरूरी है। आजकल तो मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं, वो कुछ छोटे से काम के लिए ही साइकिल तो भूल ही गए कि साइकिल भी हुआ करती थी, ठीक है, तो वो तो भूल गए, अब तो भैया मोटरसाइकिल चाहिए। और आजकल मैं सच में मैं ताजुब करता हूँ कैसे कैसे मोटरसाइकिल आ रही है, वो पीछे से ऐसे उठी हुई, मतलब एक इंसान तो वो हल्का सा रोकेगा भी ना तो वो ऐसे जा करके गिर जाएगी। हाँ बताओ, ये वही गाड़ी है। पहले के जमाने में क्या बैलगाड़ी चला करती थी, तो चलते चलते 2-3 जनों को बिठा भी लेते थे, ठीक है। बैलगाड़ियों को रिटायर कर दिया इन्होंने, बैलगाड़ियों को फ्री करवा दिया, ठीक है ना, तो उनका रिटायरमेंट हो गया। बैलगाड़ियों को पेंशन देनी चाहिए सरकार को। तो कैसी कैसी गाड़ी चल, ऐसा होता एक जोर से वो लगा दे तो पीछे से उछल के चले जाए फिर, पर जरूरी है फैशन, फैशन फैशन होनी चाहिए ना। तो मोटर गाड़ी परिवहन के साधन के साथ साथ फैशन का भी साधन बन चुकी है। देखो इतनी महंगी गाड़ी हो, मतलब मैंने ये चीज देखी, जितनी महंगी है ना उसमें उतनी कम सीट है जितनी महंगी है उसमें उतनी कम सीट है तो मोटर गाड़ी यात्रियों और सामान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हमें ज्यादा ही आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे मोटर गाड़ी का कार का निर्माण हो रहा है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। तो भारत में अलग अलग जगहों पर ट्रक भी बनाए जाते हैं, बसें भी बनती हैं, कार भी बनती है, मोटरसाइकिल भी बन रहा है, स्कूटर, तिपहिया मतलब जो 3 व्हीलर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ऑटो चलते हैं ना सीएनजी वाले, वो है। और बहुउपयोगी वाहन, जिनका बहुत सारे ऐसा वाहन जिसका हम बहुत उपयोग कर सकते हो, ऐसे वाहनों को भारत में अलग अलग जगहों पर निर्मित किया जाता है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। अब उदारीकरण कब हुआ? 1991 में हुआ। उदारीकरण कब हुआ? 1991 में। एलपीजी वाली पॉलिसी अपन ने पढ़ रखी है। और उदारीकरण जब हुआ तो बाहर की कंपनियों ने भी ज्यादा क्या करा, ऐसी ही चीजों में इन्वेस्ट करने की सोची, जिससे क्या है जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो खरीद सके और उनकी जो इनकम है वो बनी रहे। तो उदारीकरण के पश्चात क्या हुआ, एक तो बाहर की कंपनियां आई तो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, दूसरी जब वो आई तो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई, नए नए टेक्निकल वाले जो मॉडल है वो उन्होंने लॉन्च करे और वो वाहन आए, उनकी मांग बढ़ी, बाजार में डिमांड आई, सप्लाई होना शुरू हो गई। तो फिर कार, 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों की स्पीड बिल्कुल बढ़ती गई, लोगों ने उनको खरीदना शुरू ही कर दिया। ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है, ठीक है। तो ये आप देख लो, इन सारी जगह पर ये क्या है, ऐसे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो शायद कौन सी गाड़ी आती है वो जो है, मतलब उसको चलाते चलाते वो ऐसे फटाके भी बम 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 ऐसे फटाके भी फूटते जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ यार क्या जरूरत है क्यों? तो ऐसा बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर होता है वो यहीं कंप्लीट होता है। आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो बिल्कुल जरूर पूछिएगा, और आपसे तो निवेदन करता हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ ना खरीदे जिसमें सीधा पीछे वाला आगे जा करके गिर जाए और भम 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 करता हुआ जाए, ठीक है। और बाकी अब भम भम तो आप लोग करिए, ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लाइए, फिर फटाखे फोड़ करके खुशियाँ मनाइए, और कोई डाउट रहा हो तो पूछिए, और ज़्यादा ज़्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।